नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। 11 घंटे तक अपना काम कर ईडी की टीम चली गई। अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 11 घंटे तो क्या, कितनी भी कोशिश कर लें उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बकौल बघेल, जो सीडी कांड का हश्र हुआ वही अंजाम कथित शराब स्कैम का होगा। उधर बघेल को घेरने आई ईडी को उनके समर्थकों ने भी घेर लिया। वीडियो सबने देखा और वो पत्थर भी देखे। अब देखना है कि केस कैसे आगे बढ़ता है और केस के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति कैसे आगे बढ़ती है। कई सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ईडी ने भूपेश बघेल को घेरा, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को घेरा, तो बघेल समर्थकों ने ईडी को घेर लिया। आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो ईडी की है और इसके चारों ओर बघेल के समर्थक, कांग्रेसी कार्यकर्ता और कहा गया कि ये पत्थर भी बघेल समर्थकों के खेमे से ही हैं। ईडी ने वीडियो के जरिए भी बघेल को घेरने की कोशिश की। बाकायदा नोट गिनने की मशीन ही नहीं, नोटों की गिनती का वीडियो भी सामने आया। जवाब में बघेल ने कहा 35 लाख मिला तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत ही यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, जमाना, ये उनका काम है। अब सीनियर बघेल अपने बचाव में छापे की पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे। और 4 साल हो गया भाई, अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए। तो जांच कब होगी पूरी? क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा। कहने का मतलब साफ है, बघेल की नजर में यह सब कुछ सियासी ड्रामा है। उन्हें तो उनकी राजनीति में बाधा डालना है। लेकिन बघेल की बातों से सीएम इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बना था। आरोप 2161 करोड़ के घोटाले का है। कहा गया कि ये स्कैम 2019 से 2022 के बीच उस समय हुआ जब बघेल प्रदेश के सीएम थे। इससे छत्तीसगढ़ को राजस्व का भारी नुकसान झेलना पड़ा। ईडी ने जुलाई 2023 में पहली बार इसकी शिकायत दर्ज की थी। आरोपों के मुताबिक नकली होलोग्राम लगाकर शराब की अवैध बिक्री की गई। होलोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश के जिस कंपनी को टेंडर दिया, वो कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र ही नहीं थी। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा खूब उछला और तब से अब तक ये बघेल परिवार और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। लेकिन जब जब एजेंसियों की कार्रवाई होती है, तब बघेल समर्थक भी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चर्चा ये हो रही कि अगर 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं तो क्या भूपेश बघेल उसका हिसाब दे पाएंगे। हालांकि भूपेश बघेल पहले से ही ये कहते आ रहे हैं, जब से छापे की कार्रवाई खत्म हुई है, कि वो एक एक रुपए का हिसाब जो है वो ईडी को दे देंगे। ईडी ने उनके निवास से कोई भी ऐसे सामग्री या कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं की है जिससे शराब घोटाले का तार उनसे जुड़ता नजर आए या फिर उनको किसी प्रकार की इस मामले में दिक्कत हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ आशीष चंद्र सिंह जी, पूर्व डिप्टी लीगल एडवाइजर ईडी हेड ऑफिस दिल्ली के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका चर्चा में। नीलेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, और उसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। जल्द ही बीजेपी की तरफ से भी हमें प्रवक्ता नेता ज्वाइन करेंगे।
मैं सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे पूछना चाहता हूं। आशीष जी, तस्वीरें देखी हमने, छापे की तस्वीरें, छापे की कार्रवाई। एक तो यह है कि ईडी जिन तस्वीरों को सामने लाना चाहती है वही तस्वीरें सामने आती हैं, बाकी जगह अमूमन मीडिया अलाउ नहीं होता। जाहिर बात है, आपका अपना काम है, आप करेंगे। लेकिन कई बार तस्वीरें जो सामने लाई जाती हैं या जो भेजी जाती हैं या जो मीडिया को दिखाई जाती हैं, उनके पीछे भी कोई संदेश होता है क्या? भूपेश बघेल कह रहे हैं इतनी बड़ी रकम नहीं है 30-32 लाख रुपए, आप मशीन लेकर पहुंच गए। तो मशीन जब पहुंचती है तो शायद एक संदेश ऐसा जाता है कि अरे बाप रे, कितना पैसा पकड़ा गया है। इसी पर भूपेश बघेल और कांग्रेस को आपत्ति है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना आपको चाहूंगा जी। कि जब भी ईडी कहीं पे भी रेड करने जाती है तो रेड करने में अपने साथ जो रेडिंग पार्टी है वो हमेशा नोट गिनने की मशीन ले जाती है कि ऐसी इवेंचुअलिटी आती है कि ज्यादा पैसा अगर मिलता है, इवन 30-32 लाख भी है, तो वहां हर जो ईडी का बंदा है वो सच में बिजी है। तो ऐसे में तो भाई जो भी नोट गिना जाएगा, अब ये तो बघेल साहब का कहना है कि भाई 33 लाख मिले या 32 लाख। जहां तक मुझे जानकारी है कि कहीं भी ये अमाउंट कुछ भी नहीं आया कि क्या अमाउंट मिला, क्या सीज किया गया। तो अभी ये प्री मैच्योर स्टेज है ये कहना कि भाई ये मशीन, नोट गिनने की मशीन क्यों थी। भाई अभी तो एवरीथिंग इज अंडर कवर जब तक कि ईडी की तरफ से। और वो स्टेज आपको मैं बताऊं जी। कि पहले कानून के अंतर्गत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत इस बात का प्राविधान है कि जिस दिन सर्च खत्म होती है उसके 30 दिन के अंदर जो भी संपत्ति ईडी ने सीज की है, जब्त की है, उसके बाबत उसको एक ओए फाइल करना पड़ता। ओरिजिनल एप्लीकेशन धारा 17 उपधारा 4 पीएमएलए के अंतर्गत बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसमें सारी बातें लिखी होंगी, वो सारे हालात का वर्णन होगा, ये होगा कि क्या क्या चीजें बरामद हुए हैं। जब्त की हैं, इनको टाइम मिलेगा। और उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति धारा 6 के अंतर्गत होती है, जो कि पूर्णतः स्वतंत्र एजेंसी है। वो ईडी के कोई के ऊपर जोर दबाव नहीं है और वो डिसाइड करेगी। ठीक, तो मैं इस अभी पे तो आशीष जी आपके पास implement आता हो हूं, जरा मैं इसकी थोड़ी प्रक्रिया और समझने की कोशिश करूंगा आपसे। मेरे सहयोगी नीलेश इस वक्त हमारे साथ है। नीलेश, देखिए, ये तो नियम वाली बात हो गई, कानून वाली बात हो गई जो आशीष सर ने कही, और वो यही करने बैठे हैं। नियम और कानून क्या है ये वही बताने बैठे हैं हमें। नीलेश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सूत्रों से जो चीजें निकलकर सामने आती हैं इस पूरी प्रक्रिया से पहले, कई बार हमने देखा छापा पड़ा, उसमें ये बरामद हुआ, तो अगर हम ये मान भी ले कि 30 से 32-33 लाख रुपए बरामद हुए, तो भूपेश बघेल ने तो 2004 में अपनी शपथ पत्र में ही कहा है कि उनकी करीब करीब जो संपत्ति है वो 34 करोड़ 39 लाख के आसपास है। तो ये करीब करीब उसका 10% ही बनता है जो बरामद किया गया है। शायद इसीलिए भूपेश बघेल इतनी ताकत और दम से कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी रकम मेरे यहां से बरामद नहीं कर ली है, और ये पूरा है, इसमें स्त्री धन भी शामिल है, यानी कि जेवर वगैरह भी शामिल है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, एक थोड़ा सा आप 2004 बोल गए, 2024 है वो। माफ कीजिए, लोकसभा 24, हाँ। चुनाव के समय जब वो हलफनामा दिए थे उस जी जी बिल्कुल, तो उसमें उन्होंने 34 करोड़ लगभग 39 लाख रुपए की संपत्ति, अचल चल संपत्ति का दावा किया था। और जो कल छापे पड़े उसके बाद, जैसा कि अभी ईडी के जो पूर्व अधिकारी जो साहब हैं वो बता रहे थे कि नियम है, नियम के तहत ही कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ईडी ने अपनी ओर से कोई आधिकारिक जरूर नहीं बताया है, लेकिन भूपेश बघेल के ऊपर ही चूंकि कार्रवाई हुई है, और भूपेश बघेल पूर्व सीएम रह चुके हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि ईडी उनके घर से 30 से 33 लाख रुपए ले गई है, तो इस बात को इतने हल्का भी नहीं लिया जाना चाहिए कि वो गलत जानकारी दे रहे होंगे, क्योंकि उनके सामने ही जब्ती बनाया गया होगा, उनके भी दस्तखत होंगे उन कागजात में, ये भी स्वाभाविक सी बात है। दूसरी, एक संपत्ति कितनी है और कैश कहां से बरामद हुआ उसका हिसाब कैसे देंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भूपेश बघेल की जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उस पर भी अगर हम बात करें तो उनके पास आज की नहीं बल्कि पुरखों से करीब 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन, खेतिहर जमीन रही है। इन लोग जमींदार लोग रहे हैं और
ये कोई मंत्री बनने या मुख्यमंत्री बनने के पहले की नहीं, उससे पहले भी बल्कि जिक्र मैं करूं कि जब भिलाई स्टील प्लांट लग रहा था यहाँ पर भिलाई में, जो मध्य प्रदेश तब हुआ करता था, उस समय जब जमीन अधिग्रहित की गई थी, भूपेश बघेल के परिवार के एक सदस्य को बकायदा उसमें नियुक्ति दी गई थी कि किसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए, किसकी कितनी जमीन जा रही है, उसका उसमें उनको अथॉरिटी दी गई थी कि वो उस पर साइन करें, क्योंकि उनके परिवार से जुड़े लोगों की बहुत सारी जमीनें उसमें अधिग्रहित की गई थी, यानी कि वो पुराने जमींदार हैं और इसमें कोई मतलब ये दस्तावेजी चीजें हैं, कोई छुपाने या बताने वाली चीजें नहीं है। तो वो संपत्ति कहां से आई, कैसे 30 करोड़ का आएगा, 30 लाख का माफ करिएगा, जो हिसाब क्या देंगे, वो शुरू से कह रहे हैं कि इसका एक एक हिसाब मैं दे दूंगा। दूसरी बात जो आसिफ, जो सबसे बड़ी बात आपने उठाई कि ईडी क्या दिखाना चाहती है और क्या छुपाना चाहती है, ये कई बार छापों में हम समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 सालों में हम छापे ईडी के ऐसे देखते हैं जैसे आमतौर पर एसीबी या एक थानेदार या थाने की जो था कई बार कार्रवाइयां होती हैं, उस तरह की कार्रवाइयां भी हमने देखी हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 4-5 सालों में। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ईडी जब भी कहीं छापे के लिए जाती है, ज्यादातर टाइम ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले जा सकती या बाद में नहीं मंगा सकती, वो तो पार्ट ऑफ सर्चिंग है, वो कभी भी कुछ भी ज्वाइन करवा सकती है, लेकिन आमतौर पर अपने साथ ही मशीन लेकर जाती है। जिस नोट मशीन की आपने जिक्र किया था, वो अपने साथ ही ले जाती है। लेकिन भूपेश बघेल के निवास के मामले में पूर्व सीएम क्या आप कार्रवाई के लिए जा रहे हैं, आपको अनुमान भी होगा कि क्या क्या वहां मिल सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि बड़े इनपुट पर ही जाते हैं, लेकिन वहां पर कार्रवाई के लगभग 6.5 घंटे बाद वो मशीन मंगाई गई और बाकायदा उसको एंटर करते समय गाड़ी को कुछ दूर रख के फिर अंदर गेट तक ले जाया गया, और अगर उसके विजुअल बन रहे थे, वीडियो बना रही थी, तो उसको बनाने दिया गया। ऐसा कोई रोकथाम उसके लिए नहीं की गई। दूसरी एक बड़ी चीज है, आज एक वीडियो मीडिया में ही हमने भी दिखाया है और लगभग सारे मीडिया चैनल में चल रही है, वो है भूपेश बघेल के घर के अंदर का वीडियो जो नोट गिनने वाला है। अब स्वाभाविक सी बात है कि वो वीडियो कहां से आया, क्या कोई मीडिया पर्सन घर के अंदर था या घर का कोई पर्सन लीक किया? घर का कोई पर्सन इसके लिए तैयार नहीं हो रहा कि नहीं, हमने तो कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाया था कि हमारे यहाँ वो बन रहा है। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि जो जांच टीम रही होगी या जो जांच टीम के समय जो लोग रहे होंगे, उन्हीं में से किसी ने बनाकर मीडिया के पास वो वीडियो पहुंचाया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये आरोप लगते हैं कि ये सिर्फ द्वेषपूर्ण कार्रवाई है या कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस पर ये सारी चीजें जो है एक बल देती हैं। ये पॉइंट तो में इसमें दम है, क्योंकि मैं आपको बताऊं बड़े खुले दिल से, वैसे तो ऐसा कोई काम किया नहीं है मैंने, लेकिन अगर ईडी मेरे घर आ जाए तो आज शायद 10,000 रुपए से ऊपर उनको नहीं मिलेंगे नकद, उसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अगर 10,000 गिने भी जा रहे होंगे तो मैं तो वीडियो बनाकर और वायरल करने से रहा। अब मैं जरा थोड़ा सा इसके जो एंगल है सियासी, उसमें बात करता हूं। अनिल सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं। अनिल जी देखिए, बार बार भूपेश बघेल एक बात कह रहे हैं कि जिस तरह से सीडी कांड में 6-7 साल बाद फैसला आया, सीबीआई ने खुद कहा कि कोई आधार ही नहीं है भूपेश बघेल के खिलाफ जांच का या मामले का, और उसमें उनको चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई, उसका जिक्र किया जा रहा है। और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि शराब घोटाले में भी यही होगा। तो आपको जब कोर्ट पर इतना भरोसा है, जब कोर्ट की आप इतनी सुनते हैं, और भूपेश बघेल ने अपने बयान में भी कहा कि देखिएगा कोर्ट में खड़ी नहीं हो पाएगी ईडी इन चीजों को लेके, तो जब कोर्ट पे ही इतना भरोसा है तो कार्यकर्ताओं को नहीं समझा सकते हैं? कार्यकर्ता खुद ही तय कर रहे हैं, ईडी की गाड़ी आ रही है, पत्थर फेंक रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, या तो मना कर दीजिए कार्यकर्ता नहीं है, समर्थक नहीं है। आसिफ जी, आपको सभी साथी पैनलिस्टों को और एनडीटीवी के विद्वान दर्शकों को नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, एक बात बहुत अच्छी आपने अपने उदाहरण के साथ बताई, अब मैं आपके ही उदाहरण के साथ एक बात और पूरी करूंगा। आसिफ जी, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन आप पर हत्या का आरोप लग जाए और 8 साल बाद आपको न्यायालय बाइज्जत बरी कर दे और कह दे कि कोई तथ्य नहीं पाया गया, लेकिन वो 8 साल जो हत्या के आरोप के साथ आपने सर्वाइव किया, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिंदुस्तान में इसी 8 साल को समझने का समय आ गया है। हर विपक्ष का नेता जो सत्ताधारी दल पर सवाल उठाता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उस पर ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई होना सुनिश्चित है। 3 ऐसे नेता आप नहीं ढूंढ सकते जिन पर ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई ना हुई हो और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। आप लगातार देख लीजिए, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने अभी ईडी पर लाखों रुपए का फाइन किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, यहां लीगल एडवाइजर बैठे हैं, उन्होंने जो बातें कही उस पर मैं बताना चाहूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्यों ना पीएमएलए एक्ट 145 को 498 की तरफ कर दिया जाए। आज संविधान पीठ विचार कर रही है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार दिया जाए या नहीं। आईटी और जो भी ऐसे सिविल साइट के डिपार्टमेंट हैं, क्या इनको गिरफ्तारी का अधिकार दिया जाए। दूसरी बात आसिफ जी, एक बात और आप देखिएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बात कही कि आप इतनी बोगस छापेमारी क्यों करते हैं, आप जेल को नियम क्यों बनाना चाहते हैं जबकि जमानत नियम। अभी माननीय पूर्व जो लीगल
सलाहकार साहब बैठे, एडवाइजर साहब बैठे हैं, आशीष जी, इन्होंने बताया कि ये तो ईडी तथ्यों पर जाती है, बाकी चीजें होती हैं, और जब जांच पूरी हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर संपत्ति का खुलासा करते हैं। साहब जांच कब पूरी होगी? आप देखिएगा कि 21 महीने से आरोपी, 22 महीने से, 24 महीने, 26 महीने से आरोपी जेल में रहते हैं और ईडी एक ही शपथ पत्र न्यायालय में देती है, साहब जांच अभी चल रही है, पूरक चालान प्रस्तुत होना है। 21 और 26 और 28 पूरक चालान प्रस्तुत होते हैं। ये क्या है? ये राजनीति से प्रेरित चीजें हैं। बहुत मैं स्पष्ट इसी होता पर है अनिल जी कि कौन व्यक्ति है जो ईडी, आईटी, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहा है। आसिफ जी एक बात और 10 सेकंड में कहूंगा, अनिल जी बहुत ये छोटे हैं। लगातार ये भी होता है कि चंदा वसूली भी हुई ईडी आईटी के छापेमारी के बाद। ईडी और आईटी का छापा पड़ता है, 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास 300 करोड़ और 200 करोड़ का चंदा गया और उसके बाद कार्रवाइयां रुक गई। ये कौन सा चलन देश में हो गया है कि ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी इतनी बड़ी क्रेडेंशियल रखने वाली एजेंसी चंदा वसूली का काम करने लगी? अरे देखिए ये सर, बहुत अब बड़ी जो चिंता का credentials विषय है। ये जो विश्वास है उसका, तो देखिए एक बात मुझे याद आती है, इसी देश में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि सीबीआई तोता है, वो किसका तोता है, किसकी सरकार में, वो तो एक अलग बात है। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, बड़ी पुरानी बातें हो जाएंगी। मेरे साथ बीजेपी के इस वक्त रजनेश सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व विधायक रजनेश जी, चर्चा में स्वागत करता हूं। उसके बाद फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। रजनेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। कांग्रेसी पूछ रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ को दूसरी दिल्ली बनाना चाहते हैं क्या? आसिफ जी, इनकी 2018 में सरकार आई, उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह की चर्चाएं हुई, उसमें कौन सी घटना जो है जो सच नहीं पाया गया? चाहे वो शराब का स्कीम हो, चाहे कोल स्कीम हो, चाहे अन्य जितने सारे स्कीम हुए हैं, सब में तो चावल का जो घोटाला हुआ, सब में तो तथ्य है, पैसे जब्त हुए हैं। तथ्य तो आप सीडी कांड में बताते थे, आप कहते थे कि उन्होंने बनवाई, उनके समर्थकों ने बनवाई, कोर्ट ने साफ कर दिया सीबीआई ने कि भैया हमारे पास कोई आधार नहीं। 7 साल परेशान किया आपने। आसिफ जी देखिए, वो केस अभी चल रहा है, अभी वो केस ये नहीं हुआ है। सीडी तो हुआ था ना, सिद्ध कर पाए क्या कि वो फर्जी सीडी नहीं है, असली सीडी है? तो अभी तो जांच चल रही है उसमें। एक व्यक्ति ठीक है, हो सकता है कि जो जिस तरह से उस परिस्थिति जन्य स्थिति थी, साक्ष्य था, उनको आरोपी बनाया गया था और अभी वो जांच में है, अभी वो चल रहा है केस। बहरहाल इसमें कल इनका बयान मैं सुन रहा था कि बोले विधानसभा में प्रश्न लगाते हैं तो ईडी आ जाती है। आज बोल रहे हैं कि आदिवासियों को परेशान करने के लिए। भाई कांग्रेस को परेशान नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने कर्मों से परेशान हो रहे हैं। जो उन्होंने किया है 5 साल, जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया और एक पूरा कार्टेल बना दिया गया, और ये हर जगह दिखा, वो बात सिद्ध हो रही है। पैसे जब्त हो रहे हैं, संपत्तियां अटैच हो रही, और आगे इनको चाहिए सबूत की 8 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाता है। कितने घटना के इनको। अच्छा रजनीश जी, एक बात बताइए, जिसने खुद ही बता रखा हो कि मेरी जो संपत्ति है वो 35 करोड़ के आसपास की है, उसके यहां से सिर्फ 10% पैसे मिलना, 35 लाख, तो ये आपके छापे की जानकारी लीक हो गई थी या इतना ही पैसा मिला? ये कोई बड़ा पैसा है क्या? भूपेश बघेल पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो मेरी जानकारी में आसिफ जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ईडी का तो अभी अधिकृत रूप से कोई प्रेस रिलीज नहीं आया है। उन्होंने ही कहा कि लगभग 32-35 लाख अपने घर परिवार के सदस्यों के पास से हुआ है। ईडी ने तो अभी कहा नहीं है कि वो पैसा है कि इनके पास ये पैसा कहां से आया। ईडी का कोई अभी प्रेस रिलीज नहीं हुआ। वो तो वही बता रहे हैं, वही बोल रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कि मेरे यहाँ से इतना राशि जब्त हुआ है, उसी राशि का जिक्र कर रहे हैं। रही बात कि उतना राशि उनके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से अभी हमारे एक पत्रकार बंधु भी कह रहे थे 100 एकड़ जमीन है, धान बेचते हैं, 30-35 लाख रुपया मैं भी मान रहा हूं कि हो सकता है। 4-5 बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये तो सिद्ध जब जांच होगी तो होगा ना। अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री जी अपनी बात कर रहे हैं, वो ईडी वाले कहाँ कह रहे हैं कि अवैध राशि है कि मैं इस पे आता हूं आपके पास। एक मिनट नीलेश, एक जो चीज इसमें आ रही है वो ये कि देखिए ईडी के छापे, एसीबी, ईओडब्ल्यू, इनसे नतीजा चाहे भले ही बाद में निकले, आशीष सर ने 30 दिन की बात कही, अनिल जी कह रहे हैं कि सालों साल, फिर वो अभी कवासी लखमा का ही जिक्र कर लीजिए। देखिए संलिप्तता या निर्दोष होना ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन कई बार चीजों को टाइमिंग पर हिट करना भी
सियासत का हिस्सा बन जाता है क्या? जैसे अगर आप देखें तो दिल्ली के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि चूंकि सत्र की शुरुआत हुई, सदन की शुरुआत हुई, केंद्र सरकार ना घेरे, इसको लेकर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को बिल्कुल टाइमिंग पर फंसा दिया गया। बिल्कुल, देखिए सिर्फ सत्र का ही नहीं, कल मैं बकायदा नाम लेके बता रहा हूँ, टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे, हमारे चैनल पे भी हमने पूर्व उप चलाया, उस मुख्यमंत्री। बातचीत में भी उन्होंने कहा कि देखिए 2-3 चीजें हैं। सत्र का पूर्व उप मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है टीएस सिंहदेव, उन्होंने भी कहा इस बात को कि जब एक तो संसद का जिक्र किया ही, और उसके अलावा कहा कि पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं। जो सरकार के पक्ष के 37 विधायक हैं, वो बहुत दिन से कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में थे, और परसों ही जब ये कार्रवाई हुई उसके एक दिन पहले ही वो एकाएक 37 के 37 विधायक दुबई चले गए हैं। और भूपेश बघेल को हाल में ही पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, एआईसीसी का महासचिव बनाया गया था, और जब वो पंजाब गए थे प्रभार दिया गया, और उसके बाद जब वहां पे गए तो काफी उनका स्वागत हुआ था, और वो उन लोगों से संपर्क में भी थे। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ इसको इस तरह से भी जोड़ा जाए कि आखिर अभी का क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले जब 3 साल से केस चल रहा है, तो अभी ऐसा मौका क्या आया, एकाएक ऐसा क्या इनपुट आया, ये राजनीतिक बातें हैं। लेकिन दूसरी बातें ये भी है आसिफ कि अभी इसी मामले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद जो जो इनपुट ईडी को मिलते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, भूपेश बघेल के अलावा भी 10 जगह छापे पड़े हैं, और वो 10 जगह जो छापे पड़े हैं वो बड़े नाम भी हैं, ऐसा नहीं कि वो एकदम शॉकिंग है, बड़े कारोबारी हैं, उसमें रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, चैतन्य बघेल के कुछ मित्र भी हैं, कुछ भूपेश बघेल के करीबी नेता हैं, और इसके अलावा कुछ दिन पहले ईडी जो है वो कांग्रेस भवन भी गई थी, राजीव भवन, और वहां पे भी एक समन उन्होंने दिया, और उन्होंने शराब घोटाले का इनपुट मिला था कि वो पैसा जो है वो कोंटा में राजीव भवन बनाने में लगा है, तो उसकी भी जानकारी मांगी। यानी कि चरणवार चीजें चल रही हैं, तो दोनों ही पहलू हैं, एक राजनीतिक जो आरोप लग रहे हैं वो भी है, लेकिन दूसरी ओर ईडी चरणवार तरीके से काम भी कर रही है, वो भी एक दिख रहा है। ऐसा नहीं कि एकाएक ही पहुंच गई, लेकिन अब इस पर जो सियासत है उसके जवाब जो है सियासतदार लोग हैं वही बेहतर दे पाएंगे। लेकिन चीजें जो नहीं, उससे पहले जरा ईडी के एक्सपर्ट जो हैं नीलेश, उनसे तो जरा पूछ लें। आशीष सर, मुझे आप ये बताइए, ये कोइंसिडेंस है क्या कि इधर ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती है, उधर सियासत पीक पर होती है, और फिर अचानक छापा पड़ता है? वैसे भी आप लोग देखिए, सियासत से अछूते तो नहीं रह सकते, चाहे सत्ता में इधर वाले हो या उधर वाले, जाहिर बात है आरोप तो लगते ही रहेंगे, लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस रहता है या कुछ चीजें रहती हैं? मैं आपका जवाब जानने के लिए उत्सुक हूं। आसिफ जी, देखिए, जहां तक चौहान साहब अभी कह रहे थे, मुझे सियासत में नहीं जाना है, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। नंबर 2 कि आई वर्क रीडिंग फॉर ए प्रेटी लॉन्ग टाइम, और कभी मुझे एडवाइस देने में कोई संकोच नहीं हुआ। जब भी फाइल आई जिसमें लिखा रहता है कि देखिए इस कानून में इस बात का प्राविधान है कि ऐसे कोई सर्च नहीं करेगा, सर्च करने के लिए उसको रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करना है ऑफ द रैंक ऑफ लेवल ऑफ ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर, और वो रिकॉर्ड होगा, फाइल पे रहेगा। उसके बाद वो ऑथराइज करेंगे एक ऑफिसर को कि वो जाए और जाके मौके पे तलाशी ले, और तलाशी लेने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करे। चौहान साहब का ये कहना था कि केसेस पेंडिंग है। मेरा ये कहना है कि केसेस की पेंडेंसी जब फाइनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता है तब का, ये तो बिल्कुल नेसेंट स्टेज है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए प्रारंभिक कार्रवाई है। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को उसके घर पे तलाशी करते हैं कि शायद कोई ऐसा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाए। उसके बाद फिर उसकी क्वेश्चनिंग होती है, सेक्शन 50 में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। तो ये तो बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसा पूर्व विधायक जी ने भी सही कहा कि भाई अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं कि ईडी का कोई प्रेस रिलीज आया हो कि क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ये दिस इज ऑल वन साइडेड। नहीं, इसमें देखिए सर, थोड़ी सी संभावना इसलिए रहती है कि आंकड़े गलत नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जब भी प्रेस रिलीज आएगा या लीगल तौर पर जब जानकारी बाहर आएगी
तो जाहिर बात है कि वो बहुत ज्यादा मिसमैच नहीं करेगी। इस बात का भूपेश बघेल भी ख्याल रख रहे होंगे। ऐसा तो भूपेश बघेल बिल्कुल नहीं करेंगे कि बताएंगे 30 लाख और ईडी एकदम से कहेगी कि 3 करोड़ मिला है, तो वो तो बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो आसपास से शायद वो फिगर रहेगा अगर ऐसा होता है तो। मैं जरा एक बार ये हमारे अनिल जी हैं उनसे सवाल पूछ लेता हूं। सर अनिल जी, एक बात बताइए, मैंने कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सुनी इस कार्रवाई के बाद। कांग्रेसी कहते हैं हम तो गांधी की पार्टी हैं, गांधी की विचारधारा का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। सर गांधी जी कब से कार पे ईंट फेंकने लगे, जरा बताएंगे? जी, गांधी जी क्या करने लगे, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि गांधी की पार्टी है तो गांधी जी ने कब किसी की कार पे ईंट फेंक दी? आसिफ जी, बहुत अच्छा सवाल है आप। अभी पहले मैं दो बातों का जवाब दे दूं। माननीय पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई रजनीश सिंह जी ने कहा कि सीडी कांड की जांच चल रही है। मैं लीगल पॉइंट आपको बता दूं कि उस मामले में चालान प्रस्तुत हो चुका है, जांच कंप्लीट हो चुकी है और चार्ज के लिए लगा हुआ केस माननीय न्यायालय ने डिस्चार्ज कर दिया। इसमें कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए उसमें जांच चल रही है कहना न्यायालय का भी अपमान है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आशीष चंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी के पहले इस तरह की छापेमारी होती है। मैं उन केसेस का उदाहरण दिया हूं जिसमें 26-26 महीने से आरोपी जेल में है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और पूरा चालान प्रस्तुत करने के नाम पर 173(8) के नाम पर ईडी लगातार जांच के नाम पर उसको जेल में रखती है, जिसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है। और ईडी की गतिविधियों को लेकर, आईटी सीबीआई की गतिविधियों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार चिंता प्रकट की है और आज इसी कारण ये संविधान पीठ इस पर विचार कर रही है कि ईडी और आईटी को गिरफ्तारी का अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है आसिफ जी, आपने भी एक सवाल पूछा कि गांधी की विचारधारा कार पे पत्थर मारने की नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी इतने कुचक्र रख सकती है, गांधी को मारने वाले गोडसे की पूजा कर सकती है, वो एक कार पे ईंट भी थकवा सकती है। आप ध्यान रखिएगा, यही भारतीय जनता पार्टी की नियत अच्छा ये ठीक है, मतलब छापे भी बीजेपी पड़वा है, फिर ईंट भी बीजेपी के लोग फेंके, ये भी ठीक है। लेकिन खैर इसमें इंतजार करना पड़ेगा कि अब क्या आंकड़ा निकल के आता है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। रजनीश जी, थोड़ा सा आप पहले जुड़ते तो मैं आपसे और 2 सवाल पूछना चाहता था, थोड़ा डिले हुआ, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन धन्यवाद है अनिल जी, रजनीश जी, आशीष सर, बहुत शुक्रिया। दिलेश आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।